नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में आज हम सेकंड वीडियो अपनी जो एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक है उसका सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता से लेकर आए हैं। देखिए विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें हमने पहला चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए थे। उनका एक एक करके सॉल्यूशन देख लिया था। आज की इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, उनका सॉल्यूशन यहां पर देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर के हिसाब से हमने इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब दो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आधे अंक का होने वाला है। कुल मिलाकर एक अंक के मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर है रिक्त स्थान वाला, ये भी आधे अंक का होगा, एक क्वेश्चन होगा। ओके, और एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से लघुत्रात्मक पूछा जाएगा जो कि 1.5 अंक का होगा। कुल मिलाकर ये जो चैप्टर है वो 3 अंक का होने वाला है। इस चैप्टर में से छोटे मोटे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 अंक का ये चैप्टर होने वाला है। वैसे तो ये जो चैप्टर है वो काफी बड़ा है, इसमें ऐसे टॉपिक भी हैं जिनमें से बड़े क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, बट जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं, जो हमने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर के हिसाब से पिछले वर्षों में जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र संपन्न हुए उनके आधार पर क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है क्या है कि जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य हमारे पास में क्या है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य में वायु के स्थान पर के परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ रखा जाता है तो धारिता हमने क्या कर दिया, वायु की जगह पर, किसकी जगह पर, वायु की जगह पर के परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया, तो धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अब भी ये जो क्वेश्चन है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। हमारे पास में धारिता, किसी भी संधारित्र की या समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी के द्वारा हम लिखते आए हैं। यहां पर आप ध्यान देंगे कि प्लेटों के बीच में वायु के स्थान पर क्या भर रहे हैं, अब के परावैद्युतांक का माध्यम रख रहे हैं। माध्यम यदि भर दें तब जो धारिता है वो क्या हो जाएगी, तो उस स्थिति में सी की जगह हम लिखेंगे Cm। क्या लिखा जाएगा, Cm लिखा जाएगा। क्या आ जाएगा फॉर्मूला, A एप्सिलॉन अपॉन डी, एप्सिलॉन के स्थान पर हम एप्सिलॉन नॉट के पुट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट के। ओके, ये जो के है वो परावैद्युतांक कहलाता है। अब ये जो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है ये हमारे पास में है धारिता सी, तो सी इंटू के आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो धारिता है वो के गुणा हो जाती है। कितना गुणा हो जाती है, के गुणा हो जाती है। तो देखिए कितना गुणा बढ़ जाती है, तो के गुणा बढ़ जाती है। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन गौर करके देखेंगे
लास्ट वीडियो में हमने एक ऐसी गलती की थी, जो सेकंड क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो सेकंड क्वेश्चन था, उसमें हमने क्या किया, पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आराम से सही निकाल लिया, बट टिक लगाते समय गलत क्वेश्चन के मतलब गलत आंसर के ऊपर टिक लगा दिया। तो आपके ये गलती ना हो इसलिए पूरा का पूरा ध्यान वही होना चाहिए, पेपर पर होना चाहिए। ध्यान आपका जितना ज्यादा पेपर पर फोकस रहेगा, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा, तो गलतियां होने की संभावना कम होगी। आते हुए यदि आप गलत करके आ जाते हैं, छोड़ कर आ जाते हैं, तो वहां दिक्कत आती है। विद्यार्थियों ध्यान पूरा रखना है पेपर को सोल्व करते समय। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि एक समान आवेशित एक गोलीय खोल है, ओके, और गोलीय खोल कह दो या गोलीय कोष कह दीजिए, के भीतर विद्युत विभव दूरी के साथ में किस तरीके से चेंज होता है। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि खोखले गोले या गोलीय कोष, गोलीय खोल के कारण जो विद्युत विभव होता है गोले के अंदर, जितना उसके पृष्ठ पर होता है उतना ही अंदर होता है, जितना उसके पृष्ठ पर होता है उतना ही क्या होता है, अंदर होता है। तो देखिए कितना होता है पृष्ठ पर, यहां पर आप ध्यान देंगे कि हमारे पास में ये जैसे मान लीजिए कि एक गोला है, खोखला गोला है, और एक समान रूप से इसके ऊपर आवेश मौजूद है। जितना विभव इसके पृष्ठ पर रहता है उतना का उतना ही विभव क्या रहेगा, अंदर रहेगा। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो होती है 0 और विद्युत विभव होता है नियत, और इस नियत वैल्यू है वो इसके पृष्ठ के बराबर रहेगी। इसके पृष्ठ के ऊपर जैसे विभव है V बराबर K Q बट्टे में R, तो अंदर भी इतना ही रहेगा। ये सरफेस पर है और अंदर भी इतना ही रहेगा जितना कि इसके पृष्ठ के ऊपर होता है। तो विद्युत विभव क्या रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है, ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मात्रक विमा से रिलेटेड आ चुका है। विद्युत धारिता की विमा होती है, विद्युत धारिता का फॉर्मूला लिखो फिर उसकी विमा निकाल लीजिए। देखिए विद्युत धारिता बराबर हम क्या जानते हैं, विद्युत धारिता C बराबर होता है Q बट्टे में V। तो यहां से C का मात्रक या विमा, C की विमा वही होगी जो Q बटे व V की विमा होगी। अब देखिए V को मैं क्या लिख सकता हूं, V को हम लिख सकते हैं W अपॉन में Q। Q एक पहले से पड़ा था तो Q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर Q की विमा देखिए, Q की विमा होती है A1 T1, इसका स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर लगा देंगे। W कार्य की विमा बल गुणा विस्थापन के अकॉर्डिंग M1 L2 T-2, ये हमारे पास में आ गई है कार्य की विमा। देखिए ये M बट्टे से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, M की घात -1, L बट्टे से ऊपर जाएगा तो L की घात -2, T बट्टे से ऊपर जाएगा तो T की घात 2, और यहां पर T की घात 1 उसका स्क्वायर है तो T की घात 2 पहले से ही पड़ी है, T की घात हो गई है 4। यहां एक की घात का स्क्वायर है तो एक की घात 2 आ गई है। ये हमारे पास में विमा आएगी M-1 L-2 T4 A2। तो ये जो ऑप्शन ए आप देख रहे हैं यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संधारित्र में संचित, संधारित्र में ऊर्जा किस स्वरूप में उपस्थित होती है, किस स्वरूप में उपस्थित होती है। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे ये हमारे पास में संधारित्र की प्लेटें हैं, क्या है, संधारित्र की प्लेटें, एक प्लेट के ऊपर धनावेश होता है तो दूसरी प्लेट पर उतनी ही मात्रा में ऋणावेश होता है। दोनों प्लेटों पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। एक पर प्लस Q आवेश होता है तो दूसरी पर -Q आवेश होता है, और धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो हमारे को यहां पूछा है कि संधारित्र के अंदर ऊर्जा किस रूप में होती है, तो किस रूप में होती है, आवेश के रूप में,
धारिता के रूप में, उसमें ऊर्जा के रूप में, तो इनमें कुछ आइडिया नहीं लग रहा विद्युत क्षेत्र के रूप में। तो मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि यहां पर संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में, किस रूप में? विद्युत ऊर्जा के रूप में मौजूद होती है। ठीक है, यदि आपको यहां पर तो विद्युत ऊर्जा आपको मिला ही नहीं मिला, तो ये जो विद्युत ऊर्जा क्रिएट हो रही है वो कौन क्रिएट कर रहा है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो विद्युत क्षेत्र के रूप में आपको और क्या मिल सकता है? विद्युत क्षेत्र के रूप में। देखो विद्यार्थियों, लास्ट ईयर 2025 की बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया और इसमें ये पूछा गया कि संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। तो वहां पर न विद्युत ऊर्जा मिला न विद्युत क्षेत्र मिला, तो और ये ऑप्शन थे। वहां पर एक ऑप्शन था स्थितिज ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन था? स्थितिज ऊर्जा के रूप में वहां पर ऊर्जा संचित होती है। वो जो स्थितिज ऊर्जा है एक्चुअल में वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी स्थितिज ऊर्जा है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा मौजूद होती है। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन यदि आपको मिल जाए तो आप देख लीजिएगा कौन सा वहां पर सही फिट बैठेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि विभवांतर V और आवेश Q और धारिता के बीच में क्या संबंध होता है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंफ्यूजन वाली स्थिति में बच्चे गलत करके आ जाते हैं। इसके ऊपर आप कोई सा एक फॉर्मूला ध्यान रखें। जैसे मुझे ये फॉर्मूला याद रहता है Q बराबर C इंटू V, मैं यही याद रखता हूं और इसी से ही मैं C का फॉर्मूला निकालता हूं, इसी से ही V का रिलेशन, बाकी की जो भी है वो मैं इसी Q बराबर CV मुझे याद रहता है, याद है मुझे। अब यहां से अपन को इनमें से कोई रिलेशन ये ऐसा Q बराबर नहीं दे रखा, लेकिन V बराबर जरूर दे रखा है। तो V बराबर अपन क्या कर सकते हैं? Q बटेवा C कर सकते हैं। तो Q बटेवा C से ऑप्शन C यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र जिसको हम E से लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र को किससे लिखते हैं? E से। विद्युत विभव जिसको हम लिखते हैं V से, में सही संबंध है। यह भी एक अच्छा प्रश्न है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप आज ही ध्यान पूर्वक समझ लें। हमने एक रिलेशन थ्योरी में पढ़ा है विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर, इसको हम कहते हैं विभव प्रवणता। इसको हम क्या कहते हैं? कि ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र का मान है वो ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। बट आप यहां पर देखेंगे कि ये वाला रिलेशन हमें इस फॉर्म में नहीं दे रखा। यदि आपको इस फॉर्म में दे दिया जाए तो ये वाला होगा, इस फॉर्म में कोई सा भी नहीं है, यहां पर सब में आर कैप लगा हुआ है। अब कौन सा सही होगा? इसको हम सदिश रूप में लिखेंगे। किस रूप में पुट करेंगे? ये यदि सदिश रूप में लिखा जाएगा तो इसको देखिए विद्यार्थियों, हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास में सदिश के रूप में आ गया है, तो माइनस में dv बाई dr, इधर हम लगा देंगे आर कैप। क्या लगा देंगे विद्यार्थियों? आर कैप लगा देंगे। देखो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर V है, यहां पर E है, ये ऑप्शन गलत है। यहां पर नेगेटिव साइन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। यहां पर ये रिलेशन ही गलत है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। देखिए विद्यार्थियों, फिर मैं गलत कर देता, यहां वाला ये वाला सही कर देता, क्योंकि इसमें और इसमें केवल एक नेगेटिव साइन का फर्क है। तो ऐसी गलती ना हो इसके लिए आपका पूरा फोकस कहां होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि पहला ऑप्शन देखा और सही कर दिया, बहुत बार होता है ऐसा। तो ऐसी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। बोर्ड एग्जाम है, बार बार मौका नहीं मिलेगा। ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, फिर उसका आंसर दें। समविभव पृष्ठ में से पारित फ्लक्स हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। बिल्कुल सही बात है। पृष्ठ के समांतर होता है? नहीं। पृष्ठ के 45 डिग्री के कोण पर? नहीं। शून्य होता है? नहीं। तो ऑप्शन ए ही यहां पर सही हो जाएगा। आप यहां पर ध्यान दें कि ये जैसे हमारे पास में कोई पृष्ठ है और जो विद्युत क्षेत्र है वो इस तरीके से होता है। विद्युत क्षेत्र इसके जस्ट लंबवत होता है। इसके जस्ट क्या होगा? लंबवत होगा।
इस तरीके से ये एक समविभव पृष्ठ है, ये विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? ये है समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ है। और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो इस समविभव पृष्ठ से 90 डिग्री के कोण पर होती है। कितने डिग्री कोण पर होती है? 90 डिग्री के कोण पर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है हमारे पास में अगला प्रश्न, कि एक ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है विद्यार्थियों? शून्य। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शून्य है। तो उस क्षेत्र में दूरी के साथ परिवर्तन होगा। तो ये देखिए जो परिवर्तन है वो v में पूछा गया है, मतलब विभव में किस तरीके से परिवर्तन आता है। तो देखिए हम एक रिलेशन जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव में। अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया। देखिए E बराबर, मैं इसको बिना वेक्टर के रूप में ही लिख देता हूं। E बराबर हम जानते हैं माइनस में dv बाई dr। यहां क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य दे रखी है, तो dv बाई dr इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ये शून्य है तो dv बाई dr, विभव प्रवणता का मान कितना आ गया? शून्य। विभव प्रवणता का मतलब हो गया दूरी के साथ में विभव में परिवर्तन की दर। तो ये शून्य है। अब यहां से किसी भी राशि का डिफरेंशिएशन शून्य है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो राशि है वो कांस्टेंट है। वो जो राशि है वो क्या है? कांस्टेंट है, नियत है, स्थिर है। तो हमें यहां पर क्या दे रखा है कि शून्य होगा, स्थिरांक होगा, क्या होगा? तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? कि विद्युत विभव का मात्रक है। आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया है। विद्युत विभव V बराबर हम जानते हैं W अपॉन में Q। तो V का मात्रक वही होगा, V का मात्रक वही होगा जो W बटेवा Q का मात्रक होगा। W बटेवा Q का मात्रक। W यहां पर कार्य है, कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से ला रहे हैं? अनंत से किसी वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक के अनुदिश लाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा? एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्या है कि हमारे पास में एक विद्युत विभव है। क्या है? विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव है। यहां पर जैसे माइनस में क्यू आवेश है, ये माइनस में क्यू है, ये प्लस में क्यू है, ये दोनों का बीचों बीच का बिंदु है, ये कहलाता है, इसको हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव का लंब अर्धक। लंब अर्धक जिसके अकॉर्डिंग हम किसी आवेश को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, देखिए एक परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश को मैं कह दूं क्यू नॉट से, इससे कह दूं क्यू नॉट से कह दूं। अब देखिए विद्यार्थियों, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव के अंदर जो निरक्ष होती है, ये निरक्ष वाली रेखा ही है। ये जो निरक्ष होती है, इस निरक्ष के ऊपर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। इसके ऊपर विद्युत विभव कितना होता है? विद्युत विभव सदैव शून्य होता है, 0 होता है। ठीक है, यहां पर विभव है 0। अब क्या है कि एक बिंदु से आवेश को दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं। यहां से हम आवेश को जैसे यहां तक ले आए, ए से हम ले आए बी तक, तो दोनों ही बिंदुओं पर, बिंदु ए पर विभव 0, बिंदु बी पर विभव 0, ए और बी के बीच का विभवांतर 0। और देखिए विभवांतर बराबर होता है W बटेवा Q। तो यहां से ये 0, तो W अपॉन में Q 0, यहां से अपने पास में आ गया W बराबर 0।
W बराबर कितना आ गया है, 0 आ गया है, शून्य आ गया है। तो किसी भी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य सदैव शून्य होगा। कितना होगा, 0 होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक आवेशित वायु संधारित्र में U नॉट ऊर्जा संचित है, तो एक परावैद्युत की पट्टिका जिसका परावैद्युतांक K है, इसमें प्रवेश करवाने पर ऊर्जा क्या हो जाएगी। एक बार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक संधारित्र है और उस संधारित्र की प्लेटों के मध्य U नॉट ऊर्जा मौजूद है। कितनी एनर्जी मौजूद है, U नॉट ऊर्जा संचित है। ये जैसे हमारे पास में एक समांतर प्लेट संधारित्र है और इस समांतर प्लेट संधारित्र में एक प्लेट धनावेशित होती है तो दूसरी जो प्लेट है वो ऋणावेशित होती है। दूसरी प्लेट कैसी होती है, ऋणावेशित। और किसी भी संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित जो ऊर्जा है U नॉट बराबर Q स्क्वेयर अपॉन 2C के रूप में हम लिख सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये फॉर्मूला ही मैंने क्यों पुट किया, यहां पर हम इसके अंदर एक पट्टिका डालेंगे K परावैद्युतांक की। तो अपने पास में ऊर्जा के और भी फॉर्मूले हैं, 1/2 CV², इसके अलावा 1/2 Q इंटू V। ये 3 फॉर्मूले आमतौर पर हम यूज में लेते हैं। देखो मैं यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज में लूंगा। क्यों लूंगा, ये क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि जैसे ही संधारित्र की प्लेटों के बीच में हम परावैद्युत माध्यम की पट्टिका रखेंगे तो देखिए यहां पर आवेश चेंज नहीं होगा। आवेश तो जितना इनके ऊपर है भाई, इसके ऊपर जैसे प्लस में क्यू है, इस पर माइनस में क्यू है, जितना है उतना का उतना ही आवेश रहेगा। केवल धारिता बदलेगी, केवल धारिता C की वैल्यू चेंज होगी। यहां पर C भी बदलेगा, V भी बदलेगा, यहां पर V बदलेगा। तो हालांकि इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। तो वहां पर जो V बदलता है उसको E इंटू डी लिखेंगे, E का फॉर्मूला लिखेंगे। थोड़ा सा जटिल काम है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला यहां पर यूज में ले रहा हूं जिसमें अपन को ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। आगे बात समझ में, ये मैं हटा देता हूं इनको क्योंकि हम केवल और केवल यही यूज में लेंगे। चलिए मैं अब धारिता के स्थान पर क्या लिख दूं, A अपसल नॉट अपॉन D। तो D कहां चला गया, ऊपर। ये हमारे पास में जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य निर्वात है तो उस स्थिति में धारिता का सूत्र है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर देखो विद्यार्थियों, हम संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक K की पट्टिका डाल रहे हैं। कितने परावैद्युतांक की डाल रहे हैं पट्टिका, K परावैद्युतांक, मैं उसको पहले वाले यथा स्थान पर ला रहा था बट अब रहने दीजिए, ज्यादा छेड़खानी करेंगे ज्यादा दिक्कत होगी, पड़े रहने दीजिए। एक बार जैसे ही पट्टिका डालेंगे तो हमने माध्यम भर दिया। माध्यम में जो ऊर्जा है वो कितनी है, UM से लिख दें, या यहां पर U से लिखा जा रहा है। किससे लिखा जा रहा है, U से लिखा जा रहा है। तो U बराबर Q स्क्वेयर अपॉन 2 CM। CM और C, देखो निर्वात में विद्युत धारिता A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये तो किसमें है, निर्वात या माध्यम में, सॉरी निर्वात या वायु में। अब मैं बता रहा हूं माध्यम में। माध्यम में CM से लिख रहा हूं A एप्सिलॉन नॉट K बटेवा D। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R कह दीजिए या एप्सिलॉन नॉट K कह दीजिए। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, Q स्क्वेयर 2A एप्सिलॉन नॉट K, D कहां चला गया, ऊपर चला गया। इसको और इस फॉर्मूले को कंपेयर करें तो ये यहां पर U नॉट अपॉन K आ गया, U नॉट अपॉन K। तो जो संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा संचित होती है, पहले जितनी भी ऊर्जा थी
उसका 1/k गुणा हो जाएगी। जैसे ही हमने कोई प्राविद्युत माध्यम में रख दिया तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित जो ऊर्जा है वो घट जाएगी, 1/k गुणा हो जाएगी। तो यहां पर ऑप्शन आप देखें, ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारिता का मात्रक C बराबर क्या होता है? Q बट्टे में V। तो C का मात्रक वही होगा जो Q बट्टे में V का मात्रक होगा। Q बट्टे में V का मात्रक। Q आवेश है और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। V यहां पर विभव है जिसका मात्रक होता है वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट, जिसको हम फेरेड भी कहते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट, जिसको हम और क्या कहते हैं, फेरेड भी कहा जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश बढ़ाने पर, आवेश बढ़ा दें तो क्या बढ़ जाएगा? देखिए विद्यार्थी, धारिता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। धारिता आवेश की मात्रा पर डिपेंड नहीं करती। धारिता का मान किस पर डिपेंड करता है? संधारित्र की जो धारिता है वो संधारित्र की प्लेटों के मध्य की दूरी पर, संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल पर और संधारित्र की प्लेटों के मध्य भरे हुए माध्यम के पराविद्युतांक पर निर्भर करती है, आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। तो आवेश बढ़ा रहे हैं तो धारिता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। धारिता घटती है? नहीं। क्या दोनों बढ़ते हैं? नहीं। तो प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता है? बिल्कुल सही बात है। क्या बढ़ेगा? विभवांतर बढ़ेगा। देखिए क्या हो जाता है आवेश बढ़ाने से, आवेश बढ़ाने से सिग्मा बढ़ता है। क्या बढ़ता है? सिग्मा। और E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और V बराबर होता है E इंटू डी। अब यहां पर आप ध्यान दें कि जब हम Q बढ़ाएंगे, Q बढ़ाएंगे, Q बढ़ाओगे तो सिग्मा बढ़ जाएगा। सिग्मा बढ़ जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी तो V बढ़ जाएगा, मतलब विभवांतर बढ़ जाता है। प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ता है वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि एक संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो देखिए विद्युत विभव पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आवेश पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोनों जो प्लेटें हैं उनके ऊपर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश मौजूद होता है। जैसे ये हमारे पास में एक प्लेट है, इसके ऊपर धनावेश होता है, तो दूसरी वाली प्लेट के ऊपर उतनी ही मात्रा में ऋणावेश होता है। इसके ऊपर आवेश है प्लस क्यू तो इस पर आवेश है माइनस क्यू। एक पर प्लस क्यू है तो दूसरी पर माइनस क्यू है। अब यहां पर क्या किया जा रहा है? एक तार से इसको जोड़ रहे हैं, इससे जोड़ रहे हैं, एक तार से जोड़ रहे हैं। तार से जोड़ने पर क्या होगा विद्यार्थियों? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेशों का प्रवाह होगा और जो संधारित्र है वो निरावेशित हो जाएगा। संधारित्र क्या हो जाएगा? संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश 0 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी गोलीय चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है। गोलीय धारिता का मान इनमें से किसके समानुपाती होता है? तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी गोले के कारण से विद्युत विभव, ये मैंने जो विभव लिखा है वो किसका लिखा है? गोले का। V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे में R। और धारिता बराबर हम क्या जानते हैं विद्यार्थियों? C बराबर जानते हैं Q बट्टे में V। तो यहां से Q पड़ा ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। Q से Q कैंसिल हो गया, C बराबर आ चुका है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। हमारे को C और R के बीच में रिलेशन पूछा है तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कैसे हुआ वो हमने क्लियर कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए,
कि दिए गए चालकों में किसकी धारिता अधिक होगी। दो चालक हैं, एक ए है दूसरा बी है, दोनों में से किसकी धारिता अधिक होगी। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहां पर क्लियर करता हूं कि जैसे मैंने यहां पर एक ग्राफ लिया, इसमें इधर Q तो इधर V लिया, और ये इसका ढाल है वो एंगल थीटा पर ले लिया। तो यहां पर आप ध्यान दें, तो रेखा का ढाल होता है जिसको हम टेन थीटा से लिखते हैं, जो कि यहां पर लंब बट्टे में आधार के अकॉर्डिंग, लंब बट्टे में आधार के अकॉर्डिंग, तो लंब यहां पर हो जाएगा Q और आधार हो जाएगा V, तो M बराबर टेन थीटा बराबर C आ जाएगा। कितना आ जाएगा? C। ओके, धारिता की इक्वल आ जाएगा। जितना बड़ा कोण होगा धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां पर आप ध्यान दें, ये है थीटा ए, ये है थीटा बी, तो थीटा ए है वो बड़ा है थीटा बी से, तो ए की जो धारिता है वो बी की धारिता से बड़ी होगी। ए की जो धारिता है वो बी की धारिता से बड़ी होगी, तो बी की, इसमें किसकी ज्यादा आएगी? बी की ज्यादा आएगी। कैसे आएगी वो मैंने क्लियर कर दिया। ये जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहले से ही मौजूद था, और ये अभी जो बोर्ड ने, राजस्थान बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है उस पेपर में भी है। ये जो हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं उनमें से लगभग 70% क्वेश्चन तो हमने जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से ही उसकी भाषा चेंज करके उसको थोड़ा सा प्रारूप बदलकर उसी से ही तैयार किया है। कोई नए चेंजेस नहीं है, वही क्वेश्चंस वापस रिपीट हो जाते हैं, इसीलिए हमारी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी बढ़िया रहती है। हम जो क्वेश्चंस का सिलेक्शन करते हैं थोड़ा सा ढंग से तैयार करके, पूरा रिसर्च करके फिर तैयार करते हैं। यदि बच्चे ये क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं, इनको समझते हुए सोल्व कर लेते हैं, तो बोर्ड के पेपर में कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से पेपर को सोल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे को क्या पूछा, एक विलगित वस्तु के लिए विभव और आवेश के बीच में एक वक्र प्रदर्शित है, तो वस्तु की धारिता क्या होगी? वस्तु की धारिता क्या होगी? देखिए धारिता, धारिता का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? C बराबर जानते हैं Q बट्टे में V, Q बट्टे में P ही जानते हैं। अब यहां पर आप ध्यान दें, ये तो हमारे पास में थीटा के सामने वाली भुजा तो हो गई लंब, ठीक है, और इसकी वैल्यू है V, क्योंकि इधर V है तो ये क्या होगा? V। और ये थीटा के 90 डिग्री का एंगल है, ये हो गया कर्ण, और ये हो जाता है आधार। ये क्या हो जाता है? आधार, ठीक है, ये हमारे पास में आधार है, तो आधार की वैल्यू है Q। तो Q की जगह में क्या लिख सकता हूं इस ग्राफ में? ये तो है आधार और V हमारे पास में है लंब। तो देखिए लंब बट्टे में जो आधार है वो होता है कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। तो धारिता को कौन बताएगा? कोट थीटा बताएगा। इस वस्तु की धारिता किसके बराबर है? देखो मैंने आपके सामने प्रूफ किया है, कोट थीटा के इक्वल होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो समान आवेश Q एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रखे हैं, तो इनके मध्य बिंदु पर विभव क्या होगा? दो चार्ज हैं, दोनों का मान समान है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है। चलिए यहां पर आप ध्यान देंगे, इस बिंदु के ऊपर आवेश है प्लस में Q और इस बिंदु पर आवेश है प्लस में Q, और दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु पर हमारे को विभव पूछा है, जबकि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है d। यहां से जो डिस्टेंस है वो d/2, यहां से जो डिस्टेंस है वो है d/2। इस बिंदु पर विभव पूछा है, तो इसकी वजह से विभव v1, इसकी वजह से भी विभव v2, हालांकि दोनों का मान समान होगा। देखो k q डिस्टेंस हो गई d/2, इसके कारण से k q बट्टे में d/2। कुल विभव P पर
कुल विभव कितना हो जाएगा? तो कुल विभव के लिए देखिए अदिश राशियों का आप सीधा जोड़ कर दीजिए, सीधा जोड़ कर देंगे तो क्या आ जाएगा? के क्यू बट्टे में डी, तो ये ऊपर चला गया, फिर के क्यू बट्टे में डी बाई टू, तो ये ऊपर चला गया। मैंने V1 और V2 दोनों की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, तो यहां से अपने पास में क्या आ गया? 4k बट्टे में डी, 4k बट्टे में डी। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। देखो विद्यार्थियों, मैं ऑप्शन डी के अलावा बाकी के ऑप्शंस को भी देख रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी होती है? पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी होती है? देखिए पृथ्वी का जो विभव है, पृथ्वी का जो विभव है वो शून्य लेकर चलते हैं। भाई पृथ्वी का विभव कितना होता है? शून्य। तो धारिता कितनी होगी? धारिता C बराबर Q बट्टे में V होता है, तो Q बट्टे में 0, तो ये आ जाती है अनंत। कितनी आ जाती है? पृथ्वी की धारिता कितनी होगी? अनंत होगी। कितनी होगी? अनंत। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। दिए गए चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता C है, तो A और B के बीच में धारिता कितनी होगी? देखो इसको मैं कह दूं C1, इसको मैं कह दूं C2 और इसे मैं कह दूं C3। C1, C2, C3 तीनों का ही मान C के बराबर है, तो C1 व C2 की तुल्य धारिता की तुल्य धारिता, तुल्य धारिता दोनों समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में है तो सीधा इनका जोड़ हो जाएगा। सी डेज से मैंने इसको लिख दिया है, तो इनका सीधा जोड़ कर दीजिए। C प्लस C कितना आ गया? 2C आ गया। अब इन दोनों की जगह C डेज लग गया, तो वो दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। C डेज व C3 की तुल्य धारिता, तुल्य धारिता उसको मैं लिख देता हूं C डबल डेज से कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो 1/C डबल डेज बराबर 1/C डेज प्लस 1/C3। C डेज की जो वैल्यू है वो है 2C और C3 की वैल्यू है वो है C। यहां से इनका लघुत्तम आ गया 2C, तो 1 प्लस में 2 यह आ गया 3/2C। तो तुल्य धारिता C डबल डेज बराबर क्या आ गया? 2C/3 आ गया, 2C/3। तो 2C/3 मुझे ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। ठीक है, देखिए किसी बिंदु से नियत दूरी पर, किसी बिंदु से नियत दूरी पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र का मान हमें दे रखा है, तो दूरी पूछी है। देखिए विद्यार्थियों, V बराबर होता है E इंटू डी, E इंटू डी, तो D बराबर आ गया V बट्टे में E, V बट्टे में E। V का जो मान है वो है 300, E का जो मान है वो है 50, क्या आ गया? 6 मीटर। कितना आ गया? 6 मीटर। ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो देखिए दो आवेशों के निकाय की, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा जिसको हम U बराबर K Q1 Q2 बट्टे में R से लिखते हैं। ठीक है, R दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। यहां पर क्या दे रखा है क्वेश्चन में? पहला जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो आवेश है वो भी इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ दे रखी है ना, ये अपने पास में माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस के ई स्क्वेयर बट्टे में R। अब R जब डिक्रीज होगा तो U इंक्रीज होगा, R जब डिक्रीज होगा तो U क्या होगा? इंक्रीज होगा। U स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक
समांतर प्लेट संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित करके बैटरी हटा लेते हैं। तो अब संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी, देखो पहले क्या किया जा रहा है, संधारित्र को आवेशित करके बैटरी को हटा लिया जा रहा है। अब संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ा दी जाए तो संधारित्र में दूरी बढ़ा रहे हैं, डी बढ़ा रहे हैं, तो देखिए एक तो धारिता पर इफेक्ट पड़ेगा। सी बराबर क्या हो जाता है, ए अपसल नॉट बटेवा डी। तो डी जब इंक्रीज होगा तो सी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो धारिता घट जाती है, यहां पर किसी भी ऑप्शन में धारिता घट जाती है, कम हो जाती है, वो आएगा इसमें धारिता बढ़ जाती है, ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। और एकत्रित ऊर्जा के मान में कमी आ जाती है। ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ता है अभी देखेंगे। इससे पहले संधारित्र पर आवेश बढ़ जाता नहीं, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूरी को चेंज कर रहे हैं। विभवांतर में वृद्धि, V बराबर होता है E इंटू डी। तो D जब इंक्रीज होगा तो VB क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो विभवांतर में वृद्धि हो जाती है, ये नहीं है, विभवांतर में वृद्धि, ये सही बात है। धारिता कम हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन की जगह हम 1.6 गुणा 10 की घात -19 कुलाम, और कुलाम इंटू वोल्ट, कुलाम इंटू वोल्ट को हम जूल लिख सकते हैं। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ऑप्शन बी यहां सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये एक और अच्छा प्रश्न है कि V वोल्ट से त्वरित होकर, V वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान M, आवेश E और एक लक्ष्य से टकराती है, तो इलेक्ट्रॉन के टकराने की अधिकतम चाल क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के टकराने की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। देखिए जो आवेश है उसको विद्युत ऊर्जा से ही त्वरित किया जा रहा है, गति प्रदान की जा रही है। तो विद्युत ऊर्जा होती U बराबर Q इंटू वी, और यही जो विद्युत ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है 1/2 mv²। ये जो V आप देख रहे हैं ये विभव है, ये वाला जो V आप देख रहे हैं ये वेग है, ये वाला V क्या है, वेग। तो दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं। हमारे को चाल पूछिए, तो Q इंटू वी बराबर 1/2 mv²। Q की जगह हम E लिख देते हैं, E लिख देंगे, तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, स्मॉल v बराबर, इस दो को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2ev बटेवा इस m को इधर डिवाइड में ले जाएंगे, ये v² बराबर, और v बराबर करेंगे तो इसका अंडरूड हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अंडरूड हो जाएगा। क्या आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ऑप्शन देख लेना कौन सा सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर, एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कूलाम के आवेश को ले जाने में 2 जूल कार्य करना पड़ता है, तो विभवांतर क्या होगा, बिंदुओं के बीच में विभवांतर क्या होगा। चलिए ये बिंदु है A और दूसरा वाला बिंदु है B। हमारे को यहां से किसी आवेश को हम लेकर जा रहे हैं जो कि 20 कूलाम है, इधर लेकर जा रहे हैं, A से कहां लेकर जा रहे हैं, B तक। A का विभव VA, B का विभव VB, और ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, जो डिस्टेंस हमारे पास में है D, वो है 0.2 मीटर। अपन को विभवांतर पूछा है, विभवांतर बराबर क्या होता है, विभव में अंतर VA माइनस VB बराबर W बटेवा Q। तो यहां से W की जो वैल्यू है वो अपन को दे रखी है, कितनी दे रखी है, W नहीं दे रखा, दे रखा है विद्यार्थियों, ये रहा 2 जूल दे रखा है, तो 2 जूल। Q का मान कितना है 20, तो यहां से 2 से 2 कट गया, 0.1 वोल्ट आ गया। कोई है ऑप्शन में, बिल्कुल है,
यह है 0.1, 0.1 कह दो या 1/10 कह दो या 1 × 10 की घात -1 वोल्ट कह दो। आया कैसे वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है तो इसकी विद्युत धारिता कितनी होगी। मैंने इस वीडियो में आप लोगों को एक गोलीय संधारित्र की गोलाकार विद्युत चालक की धारिता का फॉर्मूला इस तरीके से बताया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R/9 × 10 की घात 9, और यहां से R की वैल्यू यदि हम यहां पर पुट कर दें तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 की घात 9 बट्टे से ऊपर जाएगी तो 10 की घात -9, और धारिता का जो मात्रक है वो आएगा फैराड, 10 की घात -9। ऑप्शन डी में हमें दे रखी है। विद्यार्थियों, यदि आपको कोई समस्या आ रही है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आगे की वीडियोज में उनका ध्यान रखा जाए, उनका सॉल्यूशन करने का प्रयास किया जाए। आप कंटिन्यूसली हमारे साथ में बने रहिए ताकि आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सके, उनको सोल्व करने का तरीका मिल सके। क्लियर? बिना किसी रुकावट के, व्यवधान के, इधर उधर की बातें किए बिना ही, क्योंकि इधर उधर की बातें आती नहीं है। सीधी सी बात यह है कि इधर उधर की स्टोरी और कुछ बातें कुछ नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट हम चलते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना समय की बर्बादी के। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। संलग्न चित्र में बिंदुओं ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यहां से इसको मैं कह दूं C1, इसको मैं कह दूं C2 और इसे हम कह दें C3। ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये दोनों क्या है? श्रेणी क्रम में। इनकी तुल्य धारिता को हम C' से लिख दे तो 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा कितना हो गया? 1/1। C' की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1 माइक्रोफैराड। कितनी आ गई? अब C' और C3 की तुल्य धारिता निकालेंगे। C' व C3 की तुल्य धारिता, तुल्य धारिता C' और C3 की तुल्य धारिता सीधा जोड़ हो जाएगा C' प्लस C3। तो C' की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 1, C3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 3, तो 4 माइक्रोफैराड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 माइक्रोफैराड। ऑप्शन ए में ही मुझे नजर आ रहा है। ओके, ये आपको समझ में भी आ जानी चाहिए। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन अब तक कर लिए हैं। 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी? एक तो आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित होने वाली ऊर्जा वाला टॉपिक इस साल सिलेबस में है या नहीं है। देखिए आपको कितना पता है ये आप कमेंट करके, जिनके पास में 2025-26 की बुक है वो बच्चे अवश्य उस बुक में से देखकर कमेंट करें कि ये वाला जो टॉपिक है वो बुक में है या नहीं है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन जरूर ले लिया है। तो देखिए किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित जो ऊर्जा होती है इसका प्रश्न हम पहले भी देख लिए हैं, 1/2 CV²। यहां पर C की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 100 माइक्रोफैराड। C बराबर कितना दे रखा है? 100 माइक्रोफैराड। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, 10 की घात -6। V का मान हमें 10 दे रखा है तो 10 गुणा 10 यहां से आ जाएगा, तो कितना आ गया अपने पास में? 1/2। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 50, इसको यहां से काट दिया, गुणा 10 की घात -6 प्लस 2, एक यहां से भी चला जाएगा तो अपने पास में देखिए 10 की घात -3 में तो आंसर दे रखा है। चलिए 5 गुणा 10 की घात -3 जूल, 5 गुणा 10 की घात -3 जूल। ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा
संधारित्र में संचित जो ऊर्जा है उसको ज्ञात करने के लिए इनमें से कौन सा सूत्र सही नहीं है? Q²/2C बिल्कुल सही है, हाफ CV² सही है, ये सही नहीं है, हाफ QV सही है। तो ऑप्शन गलत वाला पूछा है तो ऑप्शन बी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। विद्यार्थियों, अब तक हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब हम कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न यहां पर लेंगे, और ये भी हमने देखो, ये तो है प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सिंपल सिंपल है। और कुछ मैंने एनसीईआरटी की बुक से आपके लिए तैयार किए हैं। आप मुझे बताइएगा आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा था, कौन सा नहीं आ रहा था। चलिए, इकाई विद्युत आवेश के कारण से अनंत पर विभव होता है। देखिए, बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है KQ/R। यदि Q बराबर 1 हो तो K/R, और अनंत पर यदि क्या कर दें, R बराबर इंफिनिटी, तो V बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहां आएगा 0, यहां क्या आएगा? 0, 0। अगला क्वेश्चन देखें, आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होता है। अब देखो, ये कंफ्यूजन वाला आ गया कि विद्युत क्षेत्र आवेशित चालक के पृष्ठ के लंबवत होता है। कैसा होता है? लंबवत, लंबवत होता है। और उसका मान, या आप यहां पर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, आवेशित चालक के पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, चालक है तो उसके पृष्ठ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यदि ये आवेशित परत ही होती, कोई अंदर पदार्थ की बनी होती, तो वहां पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती। देखो, वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र, ये इस साल के मॉडल पेपर में है। विद्युत क्षेत्र जिसे कोई पराविद्युत माध्यम बिना भंजन के सहन कर सकता है, उस माध्यम का पराविद्युत सामर्थ्य कहलाता है। क्या कहलाता है? पराविद्युत सामर्थ्य, पराविद्युत सामर्थ्य कहलाता है। ओके, देखिए, भौतिक राशि का मात्रक जूल प्रति कूलाम है। तो ये तो जूल किसका मात्रक होता है? W का। कूलाम किसका होता है? आवेश का। W/Q क्या होता है? विद्युत विभव, विद्युत विभव का मात्रक होता है, या विभवांतर का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। जो समविभव पृष्ठ होता है उसके ठीक परपेंडिकुलर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। अब देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत विभव का मान कितना होगा? विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत विभव की वैल्यू कितनी होगी? विद्युत विभव का मान कितना होगा? तो निरक्ष के ऊपर विद्युत विभव का मान कितना होता है, ये हमें पूछा है। निरक्ष पर कितना होता है विद्यार्थियों? देखिए, निरक्ष पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। निरक्ष पर कितना होता है? V बराबर P cos थीटा अपॉन R², P cos थीटा अपॉन R², ये वाली वैल्यू होती है। तो थीटा बराबर 90 और cos 90 का मान होता है 0। cos 90 का मान कितना होता है? 0। ओके, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आप समझ लें कि किसी, देखो लैंग्वेज एनसीईआरटी वाली है, किसी यादृच्छिक आवेश विन्यास के विद्युत बल क्षेत्र में आवेश Q को, यहां से ये दोबारा रिपीट हो गया भाई, है ना, आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना त्वरित किए ले जाने में आवश्यक बाह्य बल द्वारा किया जाने वाला न्यूनतम कार्य के बराबर होता है। एक बार पढ़ लो भाई, इसको क्या कहा गया है इसमें, कि किसी यादृच्छिक आवेश विन्यास के विद्युत बल क्षेत्र में, कोई यादृच्छिक मतलब अस्त व्यस्त तरीके से आवेश मौजूद है, उसके कारण से विद्युत बल क्षेत्र, कोई विद्युत बल क्षेत्र है, क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, मैं किसी आवेश Q
Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो ले जाने में जितना भी न्यूनतम कार्य करना पड़ता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, ये हमें पूछा है। तो देखिए इस कार्य को हम कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इस न्यूनतम कार्य को हम क्या कहेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Q लेस देन 0 के लिए एकांक धनावेश पर बल प्रकृति का होता है। देखो भाई क्वेश्चन को समझ लो एक बार, क्या कहा गया है कि Q का जो मान है, Q की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 इसका मतलब कोई आवेश है वो 0 से छोटा है, मतलब ऋणावेश है। ऋणावेश है के लिए एकांक धनावेश पर, वो ऋणावेश क्या करता है, एकांक धनावेश पर बल कौन सी प्रकृति का लगाता है। ये प्रश्न को समझो, इसकी लैंग्वेज दोबारा समझ लीजिए। Q लेस देन 0 के लिए एकांक धनावेश पर बल प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है, क्योंकि ये तो ऋणावेश है और ये क्या है, एकांक धनावेश है। तो ऋणावेश और धनावेश के बीच में भाई यहां पर है माइनस में Q, और इसकी वजह से ये एकांक 1 कूलाम, प्लस में कितना है 1 कूलाम। इसके ऊपर बल किधर लगेगा, आकर्षण प्रकृति का बल लगेगा, इधर बल लगेगा, इस आवेश की ओर बल लगेगा। तो आकर्षण प्रकृति का बल लगना है यहां पर। कौन सी प्रकृति का बल लगना है, आकर्षण प्रकृति का बल लगने वाला है। ओके, गोलीय खोल के भीतर, गोलीय खोल मतलब खोखला गोला, गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, गोलीय खोल के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, जबकि विद्युत विभव नियत रहता है। विद्युत विभव क्या रहता है, नियत, जितना पृष्ठ पर होता है उतना ही होता है, पृष्ठ के विद्युत विभव के बराबर रहता है। समविभव पृष्ठ पर किसी परीक्षण आवेश को गति कराने के लिए आवश्यक कार्य होता है। समविभव पृष्ठ है, इस पर हम कोई परीक्षण आवेश ले रहे हैं। परीक्षण आवेश का मतलब है स्वयं में कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, दूसरे आवेशों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं करता, बहुत छोटा आवेश है। तो समविभव पृष्ठ पर विभव में अंतर 0 होता है, तो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी शून्य होता है। कार्य कितना होगा, शून्य। किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। वायु के लिए पराविद्युत सामर्थ्य 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है। यह भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो मैंने यहां पर इसमें कई बार सीधा मान पूछता, मैंने इसको फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में इसको सम्मिलित कर लिया। ओके, आगे देखिए, किसी आवेश Q के कारण अपनी स्थिति पर विभव अपरिभाषित है, कि किसी आवेश Q के कारण अपनी स्थिति पर विभव अपरिभाषित है। यह होता है कि कोई आवेश है और उस आवेश की जगह पर विद्युत विभव क्या है, अपरिभाषित है, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। देखो क्यों है ऐसा, उसके पीछे रीजन देखिए, बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव, जैसे ये कोई आवेश है Q और यहां से स्मॉल r दूरी पर विद्युत विभव होता है KQ/R। अब यहां से R, यहीं पर विद्युत विभव हम देख रहे हैं, तो विद्युत विभव यहां पर डिस्टेंस R = 0, R = 0 होगा तो V = अनंत, तो इसलिए अपरिभाषित होता है, यह अनंत होता है। ये कितना होता है, अनंत होता है। तो ये तो मैंने लिए हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, इसमें कुछ मैंने ये वाले जो क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन यहां पर रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब तो ये समझ में आ गए होंगे। अब देखिए कुछ लघुत्रात्मक प्रश्न यहां पर देखेंगे 1.5 अंक वाले। तो 1.5 अंक वाले टॉपिक कौन कौन से इस चैप्टर में से हो सकते हैं, तो ये जो टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आ चुका है कई बार, फिर भी आने की इसकी वही पॉसिबिलिटी है। हमारे को पूछा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र
ए अपसाइलन नॉट अपॉन डी, ये पूछा है, ए अपसाइलन नॉट अपॉन स्मॉल डी। बिंदुवत आवेश के कारण से विद्युत विभव का व्यंजक, ये भी आपको प्रूफ करवा सकता है, इसका व्यंजक आपको पूछा जा सकता है। के क्यू अपॉन में आर आपको प्रूफ करना पड़ सकता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, सेम वही पेज पुनः आ चुका है, एक बार दोबारा हम अगले पेज की ओर बढ़ते हैं कि तीन बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। देखिए तीन आवेश हैं और उनकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ये हमें यहां पर पूछा है। Q1 Q2 बट्टे में R12 प्लस Q2 Q3 बट्टे में R23 प्लस Q1 Q3 बट्टे में R13, ये है स्थितिज ऊर्जा, ये हमें यहां पर पूछा है। इसके अलावा इसका व्यंजक पूछा है, पूरा फाइंड आउट। तीन संधारित्रों का समांतर क्रम, इस समांतर क्रम में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, इसका व्यंजक आपको फाइंड आउट करना है। या क्या करना है, श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के बराबर होगा। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर में से, ये हमने ऐसे पहले भी देख लिए हैं, यहां पर भी आप ध्यान दें कि ये हमारे पास में है दो संधारित्र, दोनों ही समांतर क्रम में हैं। दोनों ही कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, 4 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड। तो इन दोनों की तुल्य धारिता देखिए 4 प्लस 4 जुड़ जाएगी, 8 माइक्रोफेरेड आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों की तुल्य जो धारिता है इसको मैं लिख रहा हूं C डैश से, इन दोनों की तुल्य धारिता को मैं लिख रहा हूं C डबल डैश से। ये 1 माइक्रोफेरेड, ये 1 माइक्रोफेरेड, दोनों का सीधा जोड़ हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 माइक्रोफेरेड आ गया। अब अपने पास में ये जो सर्किट है वो कैसा हो जाएगा, ये 2, ये C डबल डैश, ये अपने पास में आ गया है 8, ये इस तरीके से है, ये B है, ये है A, ये है 2 माइक्रोफेरेड, ये भी है 2 माइक्रोफेरेड, और ये भी कितना है 2 माइक्रोफेरेड। ये 8 माइक्रोफेरेड है और ये भी कितना है 8 माइक्रोफेरेड, दोनों ही 8 माइक्रोफेरेड है। अब देखो ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों अपने पास में है श्रेणी क्रम में। इसको मैं लिख देता हूं C ट्रिपल डैश से, तो 1/C ट्रिपल डैश बराबर 1/2 प्लस 1/2, ये आ गया 1। तो C ट्रिपल डैश की वैल्यू आ गई है 1 माइक्रोफेरेड। इसी प्रकार से C, अब हमने 4 डैश लगा दिए हैं, तो 1/8 प्लस 1/8 बराबर 2/8, 1/4, C 4 डैश बराबर आ गया है 4 माइक्रोफेरेड। यहां से ये जो सर्किट है वो एक आसान से सर्किट में कन्वर्ट हो चुका है, ऐसे C ट्रिपल डैश C ऐसे, तो C बराबर ट्रिपल डैश प्लस 4 डैश बराबर 1 प्लस 4, 5 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोफेरेड। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब विद्यार्थियों एक और प्रश्न हमने लिया है जो हमारा मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया, उसमें से प्रश्न है। इस प्रश्न को हम मॉडल पेपर के सॉल्यूशन में देख चुके हैं, यहां पर भी देख लेते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का ये रहा है, ये शिकायत रही है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें नहीं समझ में आया। अब मैं थोड़ा सा धीरे और आराम से बताता हूं, आप भी फोकस रखिएगा कि चित्र में एकल धनावेश की क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई है। एकल धनावेश है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके चारों तरफ से बाहर निकल रही है। विभवांतर Vp माइनस VQ का चिन्ह बताइए, Vp माइनस VQ। तो देखिए यहां से ये वाली जो डिस्टेंस है वो VRP और इसकी जो डिस्टेंस है वो VRQ कर लेते हैं।
तो वीपी बराबर के क्यू बट्टे में आर पी, और वी क्यू बराबर हो गया के क्यू बट्टे में आर क्यू। यहां पर आप ध्यान देंगे कि आर क्यू है वो बड़ा है और आर पी छोटा है। ठीक है, आर क्यू बड़ा, ये बड़ा, तो वी क्यू का मान क्या आएगा? छोटा। वी क्यू का मान क्या आएगा? इन दोनों में से छोटा कौन सा भाई? देखो, मान बड़ा है होगा तो उसकी वैल्यू छोटी होगी, ये होगा कम, ये क्या होगा? कम, और इसका मान क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, हमारे को ये पूछा वीपी माइनस वी क्यू, तो वीपी माइनस वी क्यू ये हो जाएगा धनात्मक, क्योंकि वीपी क्या है? बड़ा है। ज्यादा लिख दिया ना मैंने यहां पर, ज्यादा, और ये कम, इसलिए ये कैसा है? पॉजिटिव है, धनात्मक है। ये समझ में आ गया? अब Q से P तक एक छोटे धनावेश को ले जाने में चित्र द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह बताइए। कहां से कहां तक ले जा रहे हैं? Q से P तक। Q से P तक हम लेकर जा रहे हैं। Q से P तक, इसको आप ध्यान में रखें। Q से P तक ले जाने में किया गया कार्य का चिन्ह पूछा है। कार्य पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। एक बार इन सबको मैं यहां से हटा देता हूं। कार्य बराबर होता है विभवांतर। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है Q इंटू V। Q इंटू विभवांतर, Q इंटू विभवांतर। अब देखो आप कहां से कहां तक लेकर जाए? Q से P तक लेकर जा रहे हैं। Q से P तक, Q से P तक हम लेकर जा रहे हैं। अब देखो, ध्यान देना भाई, सबको एक बार देता हूं। ये बड़ा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहां से इसको थोड़ा सा समझते हैं। हम एक आवेश ले रहे हैं Q नॉट, और इसको यहां से यहां तक लेकर आ रहे हैं। इसको हमने Q लिया ही है। ठीक है, अब यहां से यहां तक इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लग रहा इधर, विस्थापन इधर, तो कार्य बराबर क्या होगा? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो बल और विस्थापन दोनों के बीच जो कोण है वो 180 डिग्री। तो cos 180 का मान क्या होता है? -1। तो ये नेगेटिव में आएगा। ये किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। ओके, इसमें आएगा नेगेटिव में। एक और महत्वपूर्ण, देखिए विद्यार्थियों, एनसीईआरटी किताब में इसके साथ में एक और डायग्राम देकर एक और क्वेश्चन दे रखा है, वो भी इसी टाइप का ही है। उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। मैं उस क्वेश्चन को शामिल करना थोड़ा सा रह गया मेरे से। अच्छा है वो भी, क्योंकि यदि ये नहीं पूछा जाए तो वो पूछ लेते हैं। Q और P के मध्य लघु ऋणावेश की स्थितिज ऊर्जा के अंतर का चिन्ह बताइए। Q के और Q और P के मध्य लघु ऋणावेश की स्थितिज ऊर्जा के अंतर का चिन्ह बताइए। Q और P के मध्य यदि यहां पर हम क्या कर दे विद्यार्थियों, एक लघु ऋणावेश रख दे माइनस में Q नॉट, यहां पर भी रखें, यहां पर रखें। पहले तो हम यहां पर रख देते हैं। यहां पर जो आवेश है वो Q है, तो देखिए यहां पर स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? K Q माइनस साइन यहां पर आ जाएगा, Q नॉट बट्टे में आर पी। ठीक है, तो ये तो हो गया बिंदु P पर स्थितिज ऊर्जा। फिर बिंदु Q पर स्थितिज ऊर्जा, तो माइनस में K Q। अब यहां पर देखो, इस आवेश को हम कहां ले गए? यहां पर। देखो मेरी बात को सुनो, आप एक बार इस क्वेश्चन को समझ लें। इन दोनों के बीच में स्थितिज ऊर्जा, फिर इन दोनों के बीच में स्थितिज ऊर्जा, फिर उनका अंतर कि Q और P के मध्य लघु ऋणावेश की स्थितिज ऊर्जा। P और Q के बीच में एक लघु ऋणावेश, मतलब Q पर और P पर हम एक छोटा सा ऋणावेश रख दें,
तो उनकी स्थितिज ऊर्जा के अंतर का चिन्ह पूछा है, उनकी स्थितिज ऊर्जा का अंतर का चिन्ह पूछा है। तो यहां पर हमने ऋणावेश रखा जब, तो उनके बीच में स्थितिज ऊर्जा इतनी आई। तो थोड़ा सा दूर लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारे पास माइनस में के क्यू क्यू नॉट बट्टे में आर पी, ये पी पर है। कहां पर है? पी पर। पी पर यदि ऋणावेश है उस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, अब मैं इसी ऋणावेश को ले जाता हूं क्यू पर, यहां पर ले जाते हैं, यहां पर ले जाएंगे, ये ऋणावेश है तो के क्यू माइनस क्यू, तो ये माइनस मैंने यहां रख दिया आर क्यू। ठीक है, अब इन दोनों का चिन्ह पूछा है, इन दोनों का क्या पूछा है? चिन्ह। अब यहां पर आप एक बार ये ध्यान दीजिए कि यदि नेगेटिव चिन्ह नहीं होता तो आरपी छोटा, इसका मान बड़ा आता, लेकिन माइनस में बड़ा मान, तो ये मान है ना वो छोटा है, ये मान कैसा है? छोटा। यहां पर आर क्यू बड़ा, इसका मान वैसे तो परिमाण तो इसका छोटा है, लेकिन नेगेटिव में इसकी वैल्यू होने की वजह से इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई? बड़ी आएगी, ये मान बड़ा। अब यदि आपको UQ माइनस यूपी का मान पूछे तो ये तो आएगा पॉजिटिव, और UP माइनस UQ आप करें तब ये आएगा नेगेटिव। अब आप देखिए इनमें से किसका अंतर पूछा है? Q और P, तो UQ माइनस UP करोगे तब तो इसका चिन्ह आएगा पॉजिटिव, UP माइनस UQ करोगे तो इसका चिन्ह आएगा नेगेटिव। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने दूसरे चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखे, समझे, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। विद्यार्थियों इस वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमें आने वाले वीडियोज के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, हम समय पर वीडियोज आपके लिए लेकर आए। और अब आपको ये जो वीडियो है वो कैसा लगा उसके बारे में भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सके, हमें मोटिवेशन मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।